हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड जो क्लास 10th की जो विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें जो बात करेंगे क्लास 10th का हिंदी जो गोधली भागदू है उसी का गद्य खंड है, उसका चैप्टर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पूरी अच्छी प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में और पूरी इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव सीरीज के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो कुछ थोड़े बहुत आते हैं उसके बारे में उसमें हम डिस्कस कर चुके थे। और इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 2 जिसको कहते हैं विष का दांत, और जिसके लेखक क्या है, जन्म कहाँ है, कब जन्म हुआ, उनका मृत्यु हुआ कि नहीं, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। उसके माता का क्या नाम है, उनके पिता का क्या नाम है, ये सब जो चीज़ है ना आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव को पूरी अच्छी प्रकार से यहाँ पे क्लियर करेंगे। विष का दांत, लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा जी। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि विष के दांत कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी। उसका इनका जन्म है क्या 18 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। पटना का एक बदरघाट है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम है पंडित रामावतार शर्मा और माता जी का नाम है रत्नावती देवी। और इनकी मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 में इनका देहवासन हो चुका, यानी इनकी मृत्यु हो गई है। अब यह जो आपका कहानी है बहुत रोचक कहानी है और इससे जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम पूरा एकदम सटीक आंसर लेके आपके साथ उपस्थित हुए हैं, जो बहुत ही बेहतर आंसर है आपके लिए। पहले इस वीडियो को आप समझेंगे, इस प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लेकर इसको आराम से इसको लिखकर अपने अभ्यास के लिए अपनी याद जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है क्या है, कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी इस चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है आपके उतने महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन अगर जो पूछता है कि इसका सारांश लिखिए, चाहे इसके बारे में कुछ डिटेल कीजिए, तो आप इससे ले सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। किसी भी कहानी का शीर्षक उसके मूल भाव का द्योतक होता है। शीर्षक जो है, शीर्षक कहने का मतलब कि उसका चैप्टर का नाम जो है वह मूल भाव का द्योतक है। द्योतक कहने का मतलब कि जो उसी के इर्द गिर्द वह कहानी का ताना बाना बुना हुआ है। इस दृष्टिकोण से नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित विष के दांत कहानी उपयुक्त एवं सार्थक है। यानी पूरा एकदम सटीक है भाई। वो कह रहा है सांपों के दांत में 2 विष के दांत होते हैं, यदि वह टूट जाता है तो सांप विषहीन हो जाता है। ये बात सही है कि सांप के जो दांत होते हैं उसमें 2 विष वाला जो दांत होता है मात्र 2 होता है। अगर जो उसको तोड़ देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, विष वाला दांत खत्म हो जाता है। सांप काटता भी है तो आपको विष नहीं लगता है, लेकिन आदमी के मन में शंका हो जाता है, ठीक है। सेन साहब का खोखा, यानी सेन साहब का एक लेखवा था, लेखवा का नाम था खोखा। सांप की तरह ही विषैला, उपयुक्त एवं सार्थक है। यानी वह सांप ही की तरह था लेखवा, एकदम गुस्सैल प्रकृति का, उपयुक्त एवं सार्थक था। फिर कह रहा है इसमें लेखक वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, किसी पर रोब जमा देता था। यानी एकदम हरपट लिखा था, हो किसी पर भिड़ जाता था, किसी को पिटाई कर देता था। सांप की भांति फुफकारने वाले सेन साहब का वह पुत्र मदन से मार खाया कि वह पुनः गली में आकर किसी पर फुफकार नहीं सकता, मानो उसके विष के दांत मदन नहीं तोड़ डाले। यानी एक बार की बात है, जब झगड़ा हो जाता है दोनों में तो उसका एक मदन है, मारता है एकदम 2 फैट उसका 2 दांत झरका देता है, उसका सारी गर्मी उसकी शांत हो जाती है। चलिए अगला नंबर जो प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न के बारे में समझेंगे। और इस सब चीज को समझने से पहले आपको एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर राज क्लास इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि क्लास 10 से और 12th से रिलेटेड जो सब्जेक्ट की वीडियो होगी आपको सबसे पहले इस चैनल पर आपको अपलोड किया जाएगा बहुत बेहतर तरीका से। मैथ के भी सीरीज चालू होगा, ऐसे तो हिंदी को मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब स्टार्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। अभी से लगातार प्रिपरेशन में जुड़िए, आपको अच्छा नंबर चाहिए तब, ठीक है। तो चलिए देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जाए लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में लिखिए। यानी जो सेन परिवार था उसमें बच्चों के लिए कुछ अलग नियम थे, बच्चिया के लिए कुछ अलग नियम थे। उसी के जो भेदभाव होता है उसी के बारे में अपने शब्दों में इसका आंसर बताना है। तो चलिए इसके आंसर को हमने क्या लिखा है। सेन साहब को 5 बेटी और 1 बेटा है। यानी जो सेन साहब है उनके पास 5 बेटियां और 1 बेटे हैं, ठीक है। इनके परिवार में लिंग आधारित भेदभाव किए जाते हैं। लिंग आधारित कहने का मतलब स्त्री पुरुष में भेदभाव
किया जाता है। घर में बेटियों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। वे ना तो खुलकर हंस सकते हैं और न ही खेल सकते हैं। उसी परिवार में सेन साहब का लाडला बेटा कासू, यानी बहुत ही फालतू लड़का था, लेकिन यानी उसको सेन साहब उसको लाडला बेटा कहते थे, यानी कासू। वह लड़का इसीलिए, यानी वह लड़का है इसीलिए उनके उनके घर के नियम का कायदे कानून अलग है। खोखा किसी को सामान को तोड़ सकता था, किसी आदमी पर हाथ छोड़ सकता है, इसके लिए उसे डांट के बजाय उसको प्यार मिलता था। जो खोखा था सेन साहब के लड़का, वो कोनों के पीट देता था, कोनों का सामान तोड़ देता था, जिसके कारण उसको क्या होता था, उसको डांटता नहीं था। सेन साहब बड़ा एकदम फालतू आदमी था, उसको डांट में नहीं करता था और लड़का को बढ़ाता था और उसको प्रोत्साहित करता था। ये सब बात गलत है मेरे दोस्त। फिर अगला नंबर, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन माना उसको देखिए सर, क्या है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। अपवाद कहने का मतलब एकदम, यानी समझिए नालायक लड़का, यानी खोखा जो है किन मामलों में अपवाद था उसके बारे में समझिए। ये जो क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछने वाला इस चैप्टर का यही क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। यह है आपको जो टेस्ट होंगे, चाहे आपके जो जहां पर ऑफलाइन क्लासेस आप पढ़ रहे होंगे, ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, कोचिंग पढ़ रहे होंगे, वहां पर जब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जब जिक्र होगा तो यह प्रश्न इस चैप्टर से जरूर आएगा। और वो कोनो क्वेश्चन आपके शिक्षक लिखे या नहीं लिखे, लेकिन इन क्वेश्चन को आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट में वो लिखेंगे। तो चलिए इसका आंसर बहुत सटीक और बहुत शॉर्ट सी भाषा में इसको समझते हैं मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त। क्या कहता है, खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। यानी जीवन के नियमों का अपवाद कहने का मतलब आगे समझिएगा, क्योंकि उसका जन्म तब हुआ था जब सेन परिवार के बेटे की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। यानी सेन साहब है अब बेटे की सारी उम्मीद को छोड़ चुके थे, तब उसके यह खोखा है उसका जन्म हुआ था। इसी प्रकार वह घर के नियम का भी अपवाद था। यानी 5 को बेटी है, एगो बेटा होगा तो ये तो जान ही सकते हैं देहात में क्या होता है, वो अपवाद में रहबे करेगा लड़का। घर में वही किसी भी वस्तु को तोड़ सकता था अथवा किसी व्यक्ति पर हाथ छोड़ सकता था। किसी व्यक्ति पर हाथ छोड़ सकता था, लेकिन घर में इस अपराध की वजह उसे दंड की बजाय क्या मिलता था, तो उसको प्यार मिलता था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्हें कैसी शिक्षा दी जाती थी, तो इसके बारे में समझेंगे। सेन दंपति जो थे खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। जो सेन साहब है अपना लड़का में जो है ना वो इंजीनियर सोचता, उसका संभावना था, क्योंकि वो ठोक पीट करता था, फोर फार करता था, तो वो सेन साहब समझ गए कि वो लड़का ये खुरपाती कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तरफ इसका दिमाग भर रहा है, ये नहीं जान रहा कि कौन तरफ दिमाग भर रहा है। ये सब उसके पिताजी इस सब के बारे में नहीं देखते हैं। उन भावनाओं के लिए उसे ट्रेनिंग भी वैसी दी जाती, यानी उन संभावनाओं के लिए। यानी अगर जो उसके पिताजी समझ गए कि हमारा लड़का ये इंजीनियर बनने वाला है, तो उसको इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन ये बात गलती है। यानी सेन परिवार खोखा को इंजीनियर बनाने के लिए बचपन से ही कारखानों में बढ़ई मिस्त्री को बुलाकर 1-2 घंटे ठोक पीट करना सिखा रहे थे, ताकि बच्चों की जो उंगलियां है 2-4 औजारों से वाकिफ हो जाए और आगे चलकर वह बड़ा इंजीनियर बने। यह बात गलत है, ठीक है। पढ़ लिख कर इंजीनियर बनिएगा, इसे ठोक पीट करके थोड़ी इंजीनियर बनिएगा आप लोग। ये खोखा जो था ना वो इसन के प्रकृति का लड़का था और उनके पिताजी भी वही थे। चलिए आगे जो ये भावार्थ वाला है, सप्रसंग व्याख्या करने वाला है, ये 3-4 है, इसमें से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछते हैं मेरे दोस्त। भावार्थ लिखने के लिए यह है कि सप्रसंग व्याख्या करे, तो क्या है वह प्रश्न उसको समझते हैं। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां और उनके माता पिता उन पर गर्व है। माता पिता का उन पर गर्व है, यानी लड़की क्या है, कठपुतलियां, लड़की को जैसे कहेंगे वैसे रह लेगी, और इस कारण से लिए उसके माता पिता जो सेन साहब है ना उनको बड़ा गर्व है। तो क्या इसका आंसर होगा उसको समझिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत पाठ से ली गई है। यानी ये चीज तो आपको प्रस्तुत करनी है कि भैया ये कौन चैप्टर से है, इसके बारे में पहले लिख देना होगा। लिखना क्या होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत पाठ से लिया गया है। पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि सेन साहब के बेटी को हर प्रकार की तमीज सिखाया। यानी सेन साहब जो थे अपनी बेटी को सब तमीज अच्छी प्रकार से वो बोलने, चलने, रहने, खाने पीने, कपड़ा पहनने, ये सब का ढंग के बारे में उन्हें अपनी बच्ची को बहुत तमीज सिखाया। उन्हें हंसने की इजाजत नहीं थी, ये सिर्फ शाम को ही खेल सकते थे। इन सब गुणों को देखकर माता पिता को इन बात का गर्व था कि लड़की क्या है, कठपुतली है। यानी जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरह से हमारी जो लड़की कर रही है, इसका मतलब लड़की क्या है, कठपुतलिया है। उसके रूप यहाँ पे
प्रसंग को व्याख्या किया गया है। फिर अगला आता है दूसरा नंबर इसका ख, खोखा खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। यानी उसका जो सिद्धांत यानी खोखा का जो आचरण था ना बहुत खराब था, इसीलिए उसके पिताजी है ना अपना सिद्धांत को बदल दिए थे। क्या है तो समझिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत पाठ से ली गई है, जिसके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी है। इसको तो आप जानते हैं। इन पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, बिल्कुल सब और अनुशासित है, यानी अच्छे प्रकार से उसके पास गुण है। लेकिन ठीक इसके विपरीत, यानी बेटी जितना अच्छी है ना, ठीक वगैरह उल्टा है। ये जो खोखा है ना लेकवा, बिगड़ा शैतान है, जिससे अधिक लाड़ प्यार बिगाड़ दिए, जिससे सेन साहब ने इससे ज़्यादा प्यार वार करते हैं ना, इसीलिए बिगड़ गया लेकवा। उसकी हर गलती पर इंजीनियर बनने का सपना दिखाई देता, अर्थात खोखा की संभावना के लिए उन्हें अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। फिर अगला नंबर क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बड़ी मजेदार है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं, गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। इसका आंसर को समझिएगा मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य जो पुस्तक है ना गोधली भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से महान नलिन बिलोचन शर्मा, महान लेखक जी नलिन बिलोचन शर्मा जी ने बड़े बड़े सेठों के चरित्र को उजागर करके हम ये बताया है कि सेठ लोग कैसे गरीब के बाल बच्चों को हतोत्साहित करते हैं। यानी जो सेठ लोग होते हैं ना, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, गरीब के बाल बच्चों को किस तरह से हतोत्साहित, डिमोरलाइज कहते हैं उसको, डिप्रेशन कहते हैं, उस तरह से करते हैं। उनका कहना है कि सेन के कार को छुआ भी नहीं, यानी उनका जो कहना है कि वह कार को छुआ भी नहीं, फिर भी सेन साहब गिरधर के पुत्र मदन को डांटता हुआ उसकी माँ को कहता है, ऐसे ही बच्चे को अभी नहीं संभाला तो यह बच्चे आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत लाजवाब है, ये भी व्याख्या करने वाला है। कौवे की जमानत में हंस के लिए ललक गया, कौवे की जमानत में हंस आने के लिए ललक गया। चलिए इसका आंसर समझेंगे। और आपको ये इतना इंस्ट्रक्शन है ना, इतना तो लिखना ही देना होगा। क्या लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से सुप्रसिद्ध लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी क्या कहते हैं उसके बारे में समझिए। कला की आंसर क्वेश्चन बड़ी मजेदार है, आंसर भी इसका और भी मजेदार होगा, तो समझिएगा क्या कहते हैं इसे देखिएगा। कहते हैं कि सेन साहब का बेटा कासू गिरधर के बेटे, यानी सेन साहब का जो बेटा है वह कासू है, और उस सेन साहब की जो कंपनी में एक छोट मोट काम करने वाला एक वर्कर, यानी किरानी समझ लीजिए, वर्कर समझिए, जो समझिए उसके कंपनी में काम करने वाला एक गिरधर थे, तो उसके बेटा का नाम मदन है। तो वही कह रहा है कि सेन साहब का बेटा कासू गिरधर के बेटे मदन के जमात में शामिल होने के लिए, यानी लट्टू खेलने के लिए। कला की जो गिरधर था, गिरधर के बेटा का नाम है मदन, वो अपना लट्टू अपना दोस्त के साथ खेल रहा था। तो ये जो कासू देखा, कहा कि अब हम वहाँ खेलेंगे लट्टू। दिल मचल गया, कहते हैं ना दिल मचल गया, यानी दिल डोल गया, हिल गया, उसकी पिछली बातें याद आ गई खेलने के लिए, वही चीज़ है, मचल उठा। जिसे लेखक महोदय ने कहा है कि हंस कौवा के जमात में आने के लिए ललक गया। हंस कहने का मतलब कि भैया ये बड़े आदमी है, छोटा बचवा सबके साथ खेलने के लिए क्या हो गया, तो ललक गया, हहर गया, कह रहा है। और कासू पूर्व की भांति मदन पर अपना रोब दिखाना चाहता है। जो कासू है ना लेकवा, ये फालतू लेकवा जो है ना, ये मदन पर अपना रोब दिखाना चाहता था। क्या कि हम इसके पिताजी हमारा कंपनी में काम करते, इसलिए इसको हम रोब दिखाएंगे। ये सब बात थोड़े होता है, छोट छोट लड़का थोड़े जानता है कि आप काम कर रहा है, ये बराबरी में है कि नहीं है, उस सब बात थोड़े जानता। लेकिन वो तो उठा पटक कर देगा, मुँह हाथ फोड़ फाड़ देगा, उस लड़का से ये सब बात को नहीं जानता है। वही कह रहा है, जिसके कारण मदन कासू के झगड़े में हो गए, और मदन ने कासू को कई गो दांत एकदम टपका दिया, दूध फैट कर मारा, 2 दांत झड़ गया। आगे का 32 वाला 2 दांत जो होता है ना, वो झड़ गया उसका। ठीक है, चलिए अब आगे का हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता क्या है, कहता क्या है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 क्या, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच बातचीत हुई और पत्रकार ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। जो सेन साहब थे हुए थे और उनके जो कुछ दोस्त लोग हैं, वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो बातचीत का सिलसिला क्या होता है, कौन से मुद्दे पर बात होती है, किस चीज़ को लेकर बात होती है, उसके बारे में आपका यह आंसर है। तो सेन साहब के ड्राइंग रूम में उनके कुछ मित्रगण उनके साथ एक
पत्रकार भी उपस्थित थे। यानी मित्र थे तो मित्र में एक पत्रकार भी मित्र थे, वो भी उपस्थित थे। सही आपस में बातचीत कर रहे थे कि किसका बेटा क्या कर रहा है और आगे क्या पढ़ेगा। तो सेन साहब ने बिना पूछे, यानी कहते हैं ना बिना पूछे मेहमान थे सेन साहब, लुबड़ीदाई जिसको कहा जाता है देहाती भाषा में। तो एकदम बिना पूछे क्या कह रहे हैं कि अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की बात कर डाली। अपना बेटा को सोचे कि हमारा बेटा है इंजीनियर बनेगा, इसको अभी से हम खूब ट्रेनिंग दिवा रहे हैं। अपना जो है ना वर्कर काम करता है उसके साथ इसको खूब ट्रेनिंग दिवा रहे हैं। वो बातचीत कह दिए। जब पत्रकार मित्र से पूछा गया कि उन्होंने जवाब दिया तो मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जेंटलमैन जरूर बने। यानी जो पत्रकार महोदय एक शिक्षित व्यक्ति थे, पत्रकार का मतलब एक ऐसे भी शिक्षित शिक्षा से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति। तो वो बोलते क्या है पत्रकार महोदय, बहुत गंभीर होकर ये बात को उन्होंने बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ भी बने उसका काम उसे पूरी आज़ादी है। यानी जो कुछ बनने का उसको शौक है, बनने में जिसकी रुचि है उसी चीज़ को बनने के लिए उसका खूब आज़ादी हो, कुछ भी कर सकता है, अपनी लाइफ का डिसाइड कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आ जाइए ना, एकदम पूरा बेहतरीन से बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अच्छी भाषा में आपको हम समझाऊँ रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो में बहुत आसान से आपको समझाएंगे जो आपको पूरा समझ में आइए करेगा। तो देखिएगा पूरा एकदम वीडियो को जल्दी से लिया है ना, जल्दी से एकदम लाइक कर दीजिएगा वीडियो के, अपना दोस्त के पास एक बार शेयर भी कर लीजिएगा। और एक बार चैनल पर नया है तो एक बार जल्दी से जल्दी मेरे दोस्त प्यारे भाई प्यारे स्टूडेंट एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को भी अपने दोस्तों के पास फैला दीजिएगा कि इस चैनल पर ना राज क्लासेस पर क्लास 10th की जो हिंदी है ना सभी समय आने पर सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे पढ़ाई फ्री में, बिल्कुल फ्री में होगा मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन आंसर का इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आपको तो स्क्रीनशॉट मारने भी करता है, स्क्रीनशॉट मार के अपना आराम से याद कीजिए, बिंदास एक नोट्स बना लीजिए कॉपी में, खूब मजा आएगा पढ़ने में मेरे दोस्त। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के माध्यम से कहानीकार बताना चाहता है कि यानी जो मदन और ड्राइवर के बीच जो बातचीत विवाद होता है उसके बारे में लेखक जो है नलिनी मिश्र शर्मा जी कुछ बताने की, कुछ कहने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति की जैसे संगत होती है उसकी मनोवृत्ति हुई, ये बात तो सही है, जैसी संगत वैसी रंगत, जेकरा साथे रहिएगा ना वैसन के आपका लक्षण हो जाएगा। कहते हैं ना लात लक्षण और बाई, ये चीज़ जल्दी नहीं सुधरता है। अगर जब खराब आदमी के साथ रहेंगे ना तो आपका लक्षण भी खराब हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं, पहले के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। वही करे ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता है, इसलिए सेन साहब के बेटे के बदमाशी की और नज़रअंदाज कर देता है। जो कह रहा है यानी सेन साहब के बेटे की बदमाशी को नज़रअंदाज कर देता है। जो ड्राइवर है वो तो भाई यहाँ नौकरी कर रहा है तो खाना पीना तो सभी में से खा रहा है, तो अगर ड्राइवर ये कासू है सेन साहब के लेके हुआ ड्राइवर को कुछ बोल ही दे तो ड्राइवर को तो भाई सुन के रहना ही पड़ेगा ना। तो वही कह रहा है। परंतु जब वही दूसरा बच्चा यानी मदन यदि गाड़ी छू देता है तो ड्राइवर उसे धकेल देता है। यानी मदन यानी समझिए कासू जी गरीबों को फोड़ देता है उससे कोनो फर्क नहीं होता है। और जो ये मदन तंगा छुबो नहीं करता है, छूने की कोशिश भी करता है तो उसको ड्राइवर जो है धकेल के फेंक देता है उधर। इस गलत आरोप का लगा देता है मेरे दोस्त। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। इस तरह से इसमें 2-3 और क्वेश्चन हैं, आपको 13 तक प्रश्न है मेरे दोस्त। पूरा एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, हमारे साथ बने रहिएगा ना। पूरा एकदम बिल्कुल देहाती भाषा में आपको हम बोल के समझाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रश्न को आप लेखक जी क्या बताने का आप प्रयास कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। जो कासू और मदन है दोनों के बीच से भाई झगड़ा हुआ, उठा पटक, दांत तोड़ाफाड़ी हुआ, तो ओकरा बीच में का उसमें किस मुद्दा पर हुआ भाई, वो मुद्दा के बारे में लेखक बताना क्या चाहते हैं से समझिए। चलिए क्या कह रहे हैं, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मात्र बालहट था। बालहट कहने का एकदम नादानी था। ठीक है मेरे दोस्त, यदि मदन को कासू की गाड़ी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं तो कासू को भी मदन की लट्टू नचाने का अधिकार नहीं। ये बात सही है भैया। अगर जो भाई तू अपना गाड़ी की नहीं छूने देगा तो हम अपना सामान कैसे देंगे। ये तो भाई सब दुनियादारी है, गांव देहात में सब आदमी ये जानता है, उसको जानना चाहिए। यदि लेकिन कासू रूप दिखाकर लट्टू नचाना चाहता है, लेकिन भाई ये तो भाई है फालतू लड़का, ये नियम के जन्म के नियम का भी अपवाद है, फालतू होबे करेगा। ये एकदम ज़बरदस्ती करा कि ना हम नचेबे करेंगे, जो मदन के बीच गलत था। फिर मदन की प्रतिशोध की भावना ने झगड़ा का रूप ले लिया। भाई वो खिसिया गया, मदन कहा कि अब तो भाई जो होगा सो देखा जाएगा।
तब खिसिया गया, मारपीट की संभावना वहाँ पर हो गई। इस प्रसंग के द्वारा कहानीकार दर्शाना चाहता है कि बच्चों में भी प्रतिशोध की भावना होती है। बच्चे में यह ज्ञान नहीं होता है कि कोई बच्चा बड़े बाप का बेटा है और मैं छोटे यानी गरीब बाप का बेटा हूँ, जो बच्चों के स्वाभिमान ज्ञान है। ये बात सही होनी चाहिए। बच्चों का ये डिसाइड नहीं होना चाहिए कि हाँ भैया हम छोटे बाप के लिए क्या है, वो बड़े बाप के लिए क्या है, तो भाई हाँ हैसियत भी वो देखना चाहिए। लेकिन बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं। कैसे जानेंगे? क्योंकि भाई वो बच्चा है, बाल हट है, वो समझता है कि सब समझता है कि हमारे पिताजी धनी बने। वैसा ही बात होता है। ये समाज के सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है मेरे दोस्त, ठीक है, स्वाभिमानी ज्ञान है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्या कहता है 9 नंबर क्वेश्चन? महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले अपने ही मदद करने के खिलाफ हो जाते हैं। इसका कहानी का उदाहरण देकर अपना स्पष्ट करने के लिए कह रहा है लेखक। इसका आंसर को समझिएगा मेरे भाई। महल और झोपड़ी वाले में अक्सर लड़ाई अर्थात कासू और मदन की लड़ाई में मदन के अन्य मित्र कासू की मदद नहीं की। यानी जो मदन के अन्य मित्र जो है भाई कासू की मदद नहीं की। परिणामतः कासू यानी महल वाला हारता है। यदि मदन के मित्र बालक कासू की मदद करता, यानी भैया देखिए 2 गुट में लड़ाई हुआ, तो ये एगो पैसा वाला लड़का है, एगो भिखारी लड़का है। तो पहले तो भाई दोस्ती था, तो भिखारी की तरफ से लड़ा तो भाई महल वाला हार जाएगा, पैसा वाला लड़का हार जाएगा। लेकिन जब अपने आदमी गद्दारी कर लेता है ना, तब तो बड़ा दुख होता है मेरे भाई। अब वह लड़का सौकराउड़ी से लड़ेगा तो आप अपने हाथी को न कर रहे हैं प्रताड़ित। ये सब बात गलत है। तो कासू की जितना पढ़ाई देखा जाता है कि झोपड़ी में रहने वाले लोग अपने ही खिलाफ आवाज़ लगाते हैं, परिणाम तो झोपड़ी वाले पराजित हो जाती है। ये बात सही है। इस चैप्टर से, इस प्रश्न से आपको कुछ सीख लेनी चाहिए मेरे भाई। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार करके जरूर देखिएगा, आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। इस प्रश्न में पूछते हैं, नैतिक शिक्षा का ज्ञान भी आपको पूरा होबे करेगा, ठीक है। इसलिए इसको बार बार देखिए, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते चलेंगे। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर दंडित की बजाय अपनी छाती से क्यों लगाता है? तो देखिए, जो गिरधर का बेटा था मदन, सेन साहब का बेटा था कासू। तो भैया वो तो पहले से झगड़ा कुछ हो गया था। लेकिन एक दिन हुआ क्या थी, वही जो लट्टू नचाने के लिए जो मदन जो है कासू की खूब पिटाई किया। तो आया मदन घरे। अब सोचा कि अब तो भैया हम जा रहे हैं घरे, तो हमारे पिताजी बड़ा मार मारेंगे। अब क्या किया लड़का? आप सोचा कि चलिए जिहवा से समझाएगा। लेकिन उस दिन की बात, उस दिन की लाड़ प्यार, यानी उस चीज़ क्षण को उन्होंने, जो मदन है कभी नहीं भूल सकता है। इतना अच्छा क्षण है, उसके बारे में समझिएगा। चूंकि सेन साहब ने गिरधर की बेवजह नौकरी से निकाल कर खाली करने का आदेश दे दिया। यानी लड़कवा सके झंझट में सेन साहब जी इतना बुर्बक आदमी है, इतना बड़ा रुपया वाला होके कह रहा है कि भैया तू हमारा लड़का सब झगड़ा हो गया है भाई, हमारा डेरा उड़ा खाली करो, यहाँ से नौकरी पर हटो। गिरधर के साथ अन्याय हुआ था, गलती कासू ने किया, दंड कासू को मिला। ये तो बात सही है भाई। सेन साहब ने गिरधर के साथ जो अन्याय किया, उसका दंड सेन साहब को भी मिलना चाहिए था। ये बात सही है भैया। जो गलती करेगा उसका दंड तो वही भुगतेगा ना। फिर कह रहा है गिरधर सेन साहब को दंडित कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं किया, चूंकि मदन ने कासू को पीटकर उचित किया, ठीक है। अब आगे, इसीलिए वो अपने बेटे को छाती से लगाकर उचित कार्य के लिए सराहना जाहिर करता है। ये बात सही है कि जो उसके पिताजी है भैया, देखिए इसमें है क्या, बात समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहा कि भाई ये तो बात सही है कि लड़का सके झगड़ा में सियानों को नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, लड़का सके झगड़ा हुआ तो भाई सेन साहब अपने पर लिए। अब उसके जो नौकर है गिरधर का बेटा मदन था, तो गिरधर को कहा कि तू भाई अपना बढ़िया बिस्तर यहाँ से हमारा लोगों से बांधो, कंपनी में से यहाँ से भागो, हम तर्क नहीं रखेंगे। तो भैया गलती तक किया का मदन, तक सजा तो मदन को मिलना चाहिए। ये गिरधर, ये सेन साहब क्या कर दिए? ये तो भाई गिरधर कुछ नहीं किया, तो सेन साहब इसको कल हटा रहे, तो इसका दंड भी सेन साहब को मिलना चाहिए। तो वही कह रहा है इसमें, उसका दंड भी सेन साहब को मिलना चाहिए। लेकिन गिरधर ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो एक महान पुरुष थे, ठीक है, उन्होंने नहीं किया। चूंकि कासू को पीट कर, यानी उसका जो बेटा है मदन कासू को पीट कर उचित एकदम बराबर किया, तो उसके जो गिरधर है अपने बेटे को छाती से लाकर एक सराहनीय जवाब दिया, सराहनीय बात उसको बताया।
फिर हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, क्या है मेरे दोस्त समझते चलेंगे। सेन साहब की चरित्र चित्रण कीजिए। संभावना को सहेजने वाले, यानी सेन साहब जो है संभावना को सहेजने वाले, इसलिए अपने पुत्र को इंजीनियर होने की संभावना देखते थे। उनकी पुत्र सभ्य, सुशील और कायदे से काम करने वाली, परंतु शिक्षा दीक्षा की चर्चा कभी नहीं करते। इससे स्पष्ट है कि सेन साहब बेटी में भेदभाव मानते हैं, जो उचित नहीं है। सेन साहब का धन का अहंकार है, इसलिए वह निर्देश गिरधर को नौकरी से निकाल देता है। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं एकदम फटाफट मेरे दोस्त, एकदम दिल थाम के बैठिए, आपको पूरे अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ रहा होगा। एक बार जल्दी जल्दी इस वीडियो के लास्ट में कमेंट एकदम फटाफट भर दीजिए ना, कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा ये चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन है मदन का चरित्र। मदन एक गरीब बाप का बेटा है, लेकिन सामान्य बालक की तरह उसमें भी मानसिकता है। इसलिए तो आज सेन साहब के ड्राइवर की ओर बार बार मारने के लिए जो झपटता है। सामान्य बालक की तरह उसमें भी ईर्ष्या, द्वेष और बदले की भावना जगती है, इसलिए तो वह सेन साहब को खोखा को पीटने की कोशिश करता है। और लास्ट नंबर हम प्रश्न को लेकर चलते हैं मेरे दोस्त, कासू का चरित्र चित्रण कीजिए। कासू जो है उसका चरित्र चित्रण। कासू सेन साहब का इकलौता बेटा है। सेन साहब के दुलार में वह बिगड़ता जाता है। पिता की तरह उसमें भी अहम की भावना पनप जाता है, इसलिए तो वह लट्टू नचाने के लिए रोब से मांगता है। वह नटखट भी है, जिसके कारण उसे तोड़ फोड़ में अधिक मन लगता है। उसमें स्वाभिमानी भी है, इसीलिए तो वह मदन ने लट्टू नहीं देने पर वह उलझ जाता है। ये जो चैप्टर है आपका 20 का दांत चैप्टर जो सेकंड है, इसमें हम 13 प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, प्यारे स्टूडेंट हम बात की है। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसको एक दो बार पूरा करके आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा ना, तो आपको पूरा अच्छी प्रकार से मेरे दोस्त याद हो जाएगा। इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा रटने लिखने का जरूरत भी नहीं रहेगा, आपको आराम से यहाँ पे याद हो जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर भी नहीं तो चैनल को एकदम फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलेगा। एक उस वीडियो को एक बार जरूर से जरूर अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।